कहानी की शुरुआत 1962 से होती है, जहां हम समुद्र के बीचों बीच खड़ी एक विशाल और शाही इटालियन जहाज एंटोनिया ग्राजा को देखते हैं। इस जहाज पर बहुत से लोग सफर कर रहे हैं और लॉन्ज में एक शानदार पार्टी चल रही है। पार्टी में एक लड़की फ्रांसेस्का गाना गा रही है और सब लोग उसके गीत का खूब आनंद ले रहे हैं। लेकिन उसी बीच एक नन्ही लड़की चुपचाप अकेली बैठी रहती है। यह देखकर जहाज का कप्तान उसे अपने साथ डांस करने के लिए बुलाता है। इसी समय एक अनजान शख्स जहाज का लीवर ऊपर खींच देता है। इससे जहाज की लोहे की मोटी तारें अचानक तन जाती हैं और तेज धारदार छुरी की तरह लॉन्ज में मौजूद सभी लोगों को बीच से चीर देती हैं। सब लोग दो टुकड़ों में बंट जाते हैं, मगर वह छोटी लड़की कद में छोटी होने की वजह से बच जाती है। यह भयानक दृश्य देखकर वह चीख उठती है। अब दृश्य बदलता है और 40 साल बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ हमें एक सल्वेज क्रू बचाव दल नजर आता है, जिसमें कैप्टन मर्फी, मॉरिन, ग्रियर, डॉज, मुंडार और सैंटोस शामिल हैं। इनका काम समुद्र में फंसे जहाजों को बचाकर बाहर निकालना होता है। सभी लोग एक बार में मौज मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी एक मौसम सेवा का पायलट जैक वहाँ आता है। वह अपना परिचय कैप्टन मर्फी से कराता है और कहता है, कुछ समय पहले मैंने समुद्र के बीचों बीच एक जहाज देखा। मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैक बताता है कि वह जहाज समुद्री मार्ग से काफी दूर था, लेकिन चूंकि वह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में है, इसलिए जो भी उसे बंदरगाह तक खींच कर लाएगा वही उसका मालिक कहलाएगा। यह सुनकर सब लोग सहमत हो जाते हैं और तय करते हैं कि जहाज पकड़ने पर मुनाफे का 10% हिस्सा जैक को मिलेगा। जैक मान जाता है। इसके बाद सब लोग अपने टगबोट आर्कटिक वॉरियर पर सवार होकर समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। लंबे सफर के बाद उनके रडार पर एक बहुत बड़ा जहाज दिखता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वह जहाज बार बार रडार पर आता और गायब हो जाता है। उन्हें सामने कोई और जहाज नजर नहीं आता, फिर भी वे आगे बढ़ते जाते हैं। अचानक उन्हें सामने एक विशाल जहाज दिखाई देता है। वे टगबोट रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जहाज से टकरा जाता है। यहीं कैप्टन मर्फी पहचान जाते हैं कि यह वही एंटोनिया ग्राजा है जो 40 साल पहले रहस्यमयी ढंग से बिना किसी आपात संकेत के गायब हो गया था। अब जैक और ग्रियर को छोड़कर बाकी 4 लोग जहाज के अंदर जाते हैं। जैसे ही वे जहाज में कदम रखते हैं, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जहाज में रखी एक पुरानी घड़ी का पेंडुलम अब भी झूल रहा होता है, मगर जैसे ही मुंडार उसे छूने बढ़ता है, वह अचानक रुक जाता है और जोर की आवाज होती है, जिससे सब डर जाते हैं। वे गलियारे में आगे बढ़ते ही देखते हैं कि अचानक फर्श टूट जाता है और मुंडार नीचे गिरने लगता है। गनीमत है कि मॉरिन उसे समय रहते पकड़ लेती है। उसी पल मॉरिन देखती है कि सामने हॉल में एक लड़की खड़ी उन्हें घूर रही है, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो जाती है। कुछ देर बाद सब मिलकर मुंडार को ऊपर खींच लेते हैं। जहाज की ओर तलाशी लेते हुए उन्हें एक डिजिटल घड़ी मिलती है। इसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि 40 साल पहले ऐसी घड़ियां बनती ही नहीं थी। मर्फी कहता है, जरूर यहाँ कोई और हमारे आने से पहले आया होगा। ये घड़ी उसी की होगी। फिर वे सब फैसला करते हैं कि इस जहाज को खींचकर सुरक्षित ले जाएंगे और अपने टगबोट पर लौट आते हैं। मॉरिन अब भी उस छोटी लड़की के बारे में सोच रही होती है, जिसे उसने जहाज पर देखा था। उसे खोया खोया देखकर जैक उससे पूछता है, क्या हुआ? मॉरिन बताती है कि उसने जहाज पर एक छोटी लड़की देखी थी। जैक उससे ढांढस बंधाता है, वो शायद तुम्हारे दिमाग का भ्रम रहा होगा, ऐसी बातों को सोचो मत। अगले दिन जब सब लोग जहाज के निचले हिस्से की जांच करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जहाज की दीवारों में छेद हैं, जिससे पानी भर रहा है और जहाज धीरे धीरे डूब रहा है। इसका मतलब यह है कि वे उसे सीधे खींचकर नहीं ले जा सकते, पहले मरम्मत करनी होगी। वे मरम्मत करने का फैसला करते हैं, लेकिन काम पूरा होने में 3 दिन लगेंगे। इसके बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। मॉरिन जहाज के स्विमिंग पूल वाले हिस्से में पहुंचती है। वहां उसे कई गोलियों के खोखे और दीवारों पर गोलियों के निशान दिखते हैं। यह देखकर वह चौंक जाती है और बाहर निकलने लगती है। तभी उसे फिर वही लड़की सामने दिखाई देती है। अचानक उसे देखकर मॉरिन घबरा जाती है और गिर पड़ती है। उसका सिर टकरा जाता है और खून निकलने लगता है। उसका खून पूल के पानी में घुलने लगता है। उसी समय जैक आ जाता है और मॉरिन को पूल से खींचकर बाहर निकाल लेता है। उधर हम देखते हैं कि पूल की दीवारों में बने गोलियों के छेदों से खून बहने लगता है और धीरे धीरे पूरा पूल खून से भर जाता है। उस खून में बहुत सी लाशें तैरने लगती हैं। जहाज के दूसरे हिस्से में मर्फी कप्तान के कमरे में पहुंचता है। वहां उसे शराब का गिलास मिलता है। जैसे ही वह गिलास उठाता है, उसे आईने में जहाज का कप्तान दिखाई देता है, जो उसी गिलास से शराब पी रहा होता है। यह देखकर मर्फी सन्न रह जाता है। इस बीच ग्रियर लॉन्ज में पहुंचता है, वही जगह जहां फिल्म की शुरुआत में पार्टी चल रही थी। उसे फ्रांसेस्का की गाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इधर उधर देखने पर कोई नजर नहीं आता, जबकि असल में फ्रांसेस्का वहीं बैठी होती है। फिर हम देखते हैं कि जैक और मॉरिन कार्गो रूम में पहुंचते हैं, जहां पुराने जमाने की लग्जरी कारें रखी होती हैं। वहां मॉरिन को कई डिब्बे दिखते हैं जिनमें सोना भरा होता है। यह देखकर वह बाकी क्रू को बुलाते हैं। सब सोना देखकर बेहद खुश हो जाते हैं और तय करते हैं कि अब जहाज छोड़कर सिर्फ सोना लेकर वापस लौटेंगे। वे सोना टगबोट पर लादना शुरू कर देते हैं। इसी बीच सैंटोस इंजन की जांच कर रहा होता है। तभी हमें दिखता है कि कोई अदृश्य ताकत गैस टैंक का वाल्व खोल देती है। उसी वक्त वह लड़की फिर नजर आती है और मॉरिन को चेतावनी देती है, बोट मत चालू करना। लेकिन अचानक कोई उस लड़की को पकड़कर खींच ले जाता है। इस दौरान ग्रियर बोट स्टार्ट कर देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और सैंटोस की मौत हो जाती है। अब सबको एहसास होता है कि भागने का एक ही रास्ता है, एंटोनिया ग्राजा को ठीक करना। इसलिए वे जहाज पर ही रुकने का फैसला करते हैं। सभी सैंटोस की मौत से गमगीन हो जाते हैं। अब मॉरिन उस लड़की के बारे में और जानना चाहती है। वह पैसेंजर बुक, यात्रियों की सूची देखती है और लड़की का कमरा ढूंढने लगती है। बहुत देर बाद उसे वह कमरा मिल जाता है। अंदर जाकर वह देखती है कि वहाँ एक लटकता हुआ कंकाल है। यह देखकर वह सहम जाती है। उधर ग्रियर फिर से लॉन्ज में पहुंचता है। अचानक वहाँ का नजारा बिल्कुल
बदल जाता है। साल 1962 जैसा, लोग तालियां बजा रहे होते हैं जैसे पार्टी अब भी चल रही हो। तभी फ्रांसेस्का उसके पास आती है, उससे बहकाती है और जहाज के किनारे ले जाकर धक्का दे देती है। ग्रीर ऊपर से नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मर्फी कप्तान के कमरे में उदास बैठा है। अचानक जहाज का कप्तान उसके सामने आ जाता है। वह उसे शराब ऑफर करता है और एक डायरी भी थमाता है। डायरी से मर्फी को पता चलता है कि एंटोनिया ग्राजा ने एक डूबे हुए जहाज लोरेलाई को बचाया था। उस जहाज से सोने से भरे बक्से भी एंटोनिया ग्राजा पर लाए गए थे। हैरानी की बात यह थी कि लोरेलाई हादसे में सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचा था और उसी को ग्राजा के लोगों ने बचाया था। लेकिन उस व्यक्ति को बचाने के सिर्फ 2 दिन बाद ही एंटोनिया ग्राजा रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। फिर कप्तान मर्फी को उस बचे हुए आदमी की तस्वीर दिखाता है। तस्वीर देखकर मर्फी दंग रह जाता है। उधर मॉरीन लड़की के कमरे में पहुंचती है। वहां उसे एक कंकाल से लटका हुआ लॉकेट मिलता है। तभी वह लड़की कमरे में प्रकट होती है। मॉरीन समझ जाती है कि यह कंकाल उसी लड़की का है। असल में वह लड़की बहुत पहले ही मर चुकी थी। जो भी मॉरीन देख रही थी वह लड़की की आत्मा थी। लड़की मॉरीन से कहती है, मेरी आत्मा और मेरे दोस्तों की आत्माएं इस जहाज में फंसी हुई हैं। जिसने हमें फंसाया है वो हमें यहीं रखेगा जब तक उसका हिसाब पूरा नहीं हो जाता। इससे पहले कि वो और बताए, अचानक एक अलौकिक ताकत कमरे में आती है। लड़की डरकर मॉरीन को चेतावनी देती है कि जितनी जल्दी हो सके जहाज छोड़ दो, और फिर अचानक गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मर्फी अब सब कुछ समझ चुका होता है और बाकियों को बताने जाता है। लेकिन तभी उसे भ्रम होने लगता है और वह मॉरीन को सैंटोस का भूत समझ बैठता है। मर्फी मॉरीन पर हमला कर देता है मगर वह किसी तरह बचती है। तभी जैक आकर मॉरीन को बचा लेता है। सबको लगता है कि मर्फी पागल हो गया है, इसलिए वे उसे खाली फिश टैंक में बंद कर देते हैं। अब सब जल्दी से जहाज को ठीक करने लगते हैं ताकि वहां से निकल सकें। लेकिन मॉरीन ग्रीयर को ढूंढने निकल पड़ती है। अपनी तलाश में वह फिर से लड़की से मिलती है। लड़की उसे ग्रीयर की लाश दिखाती है जिसकी मौत बड़ी ही भयानक ढंग से हुई थी। इसके बाद लड़की मॉरीन को 1962 के समय में ले जाती है। वहां असली सच सामने आता है। लोरेलाई से बचा हुआ वही अकेला आदमी इन सब हत्याओं का मास्टरमाइंड था। उसी ने ग्राजा के क्रू को समझाकर जहाज के लोगों को जहर देने और मारने पर मजबूर किया। कुछ लोगों को पूल के पास गोलियों से मारा गया। कई लोग तारों से काट डाले गए और लड़की को उसके कमरे में फांसी दी गई सिर्फ सोने के लिए। जब सोना मिल जाता है तो फ्रांसेस्का भी आती है। वह एक अफसर को फुसलाकर बाकियों को मरवा देती है। अंत में जब सिर्फ वही अफसर बचता है तो उसे भी गोली मार दी जाती है। इसके बाद असली गुनहगार सामने आता है, वही लोरेलाई का अकेला बचा हुआ आदमी। वह हुक छोड़कर फ्रांसेस्का का गला घोंट देता है और उसे भी मार डालता है। मॉरीन यह देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक होता है, वही जिसने उन्हें इस जहाज तक पहुंचाया था। मॉरीन घबराकर मर्फी को याद करती है और उसे बचाने जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जैक ने फिश टैंक में पानी भरकर मर्फी को डुबोकर मार दिया होता है। फिर भी कप्तान की दी हुई वह तस्वीर अब भी जैक के पास होती है। मर्फी की मौत से मॉरीन बेहद दुखी हो जाती है। बाद में वह डॉक पर पहुंचती है जहां जैक भी आ जाता है। मॉरीन अपने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाती और डॉज को बंदूक देकर कहती है कि वहीं रुके, मगर तभी कोई अलौकिक ताकत डॉज को खींचकर मशीन में कुचल देती है। खून पाइपों से बहने लगता है और मॉरीन को समझ आ जाता है कि डॉज मर चुका है। अब मॉरीन फैसला करती है कि जहाज को उड़ाकर डुबाना ही जैक को हराने का रास्ता है। वह जहाज में बम लगाकर विस्फोट की तैयारी करती है। तभी डॉज उसके पास आता है और मिन्नत करता है कि जहाज मत उड़ाओ। लेकिन अचानक डॉज का असली रूप सामने आता है। वह जैक निकला। जैक कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। तुम जहाज बचाती हो और मैं आत्माएं इकट्ठा करता हूँ। अब सच्चाई साफ हो जाती है। जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा था जिसका काम लोगों को पाप में फंसाना, फिर उन्हें मारकर उनकी आत्माओं को नर्क भेजना था। जैक की असली योजना यह थी कि वह एंटोनिया ग्राजा का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा आत्माओं को फंसाए। वह मॉरीन पर हमला करता है लेकिन मॉरीन हिम्मत दिखाकर उसके पैर में तीर मार देती है। जैक दर्द से तड़प जाता है और इसी बीच मॉरीन मौका पाकर दूसरा तीर डेटोनेटर पर चला देती है। तेज धमाका होता है और विस्फोट में जैक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। धमाके से मॉरीन पानी में गिर पड़ती है। उसी समय उस लड़की की आत्मा सामने आती है और मॉरीन को जहाज से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। जैसे जैसे जहाज डूबने लगता है हम देखते हैं कि जहाज में फंसी सारी आत्माएं, जिनमें वह लड़की भी शामिल है, आजाद होकर आसमान की ओर चली जाती हैं। मॉरीन समुद्र में एक डिब्बे को पकड़कर तैरती रहती है। अगले दिन उसकी किस्मत से एक क्रूज शिप उसे देख लेता है और बचा लेता है। जब मॉरीन को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है वह चारों ओर नजर डालती है। तभी उसे वही सोने के बक्से दिखते हैं जिन्हें उसने एंटोनिया ग्राजा पर देखा था। अचानक उसे जैक नजर आता है। वह उसी क्रूज शिप पर खड़ा होता है और सीधे मॉरीन को घूर रहा होता है। यह देखकर मॉरीन चीख पड़ती है और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है।